हाँ ज़्यादा ये दिख रहा है ना। चलिए सर, एक चाय मिल जाएगा ना? चाय मिल जाएगा? अच्छा मिल जाएगा। कैसे हो सब भाई। देखो मेरा पहला दिन तो बहुत ही अच्छा गया और मैं इंदौर रुकने वाला था, लेकिन इंदौर नहीं रुक सका। इंदौर से आगे चलते चलते और मैं 50-100 किलोमीटर आगे निकल गया। वहाँ रात में रुका तो रात में बता नहीं सका आपको। रात में होटल मैं बहुत थक चुका था तो वहाँ पर मैंने कुछ बनाया नहीं ब्लॉग वगैरह। फिर रास्ते में मैं जैसे निकला मेरा गाड़ी पंचर हो गया। कोई नहीं, थोड़ा सा करीब में ही पंचर वाला था जो होटल में मैं रुका था पहले दिन। उस होटल मैनेजर को भी मैं फ़ोन किया तो उसने भी एक दो बच्चे भेज दिया। उन्होंने मुझे वहाँ तक ले जाकर, और सुबह 6 बजे था तो बंद था पंचर का दुकान, पर वो लोग ने उसको घर से लेके आए, मेरा पंचर का काम कर दिया उन्होंने, और मैं फिर आगे के लिए निकल चुका वहाँ से। देखो काफ़ी टाइम से चल रहा था ये नेपाल ट्रिप के लिए। मेरे पास तो ये था, ट्रैम था, मैं वो बेच के मैंने ये ले लिया एवेंजर। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये ट्रैम बेच के एवेंजर क्यों लिया, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेवी गाड़ी हो रहा था, और रास्ते में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है स्पेयर पार्ट या मैकेनिकल, तो ये एवेंजर लेने की वजह ये है क्या है, ये बजाज का गाड़ी है। और मैं जहाँ से निकला नासिक से महाराष्ट्र, वहाँ से लेके तो नेपाल तक हर 30 किलोमीटर पर ये बजाज के शोरूम और वर्कशॉप है। तो मैं ये देखा कि भाई ये इसमें तकलीफ नहीं आएंगे अपने को, इसके लिए फिर ये गाड़ी लिया। और गाड़ी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल। देखिए आगे का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और फिर बाकी का ये सब तैयारी करते करते काफ़ी 5-1 महीने लग गया, 4-5 महीना। अभी रोड का देखा मैंने, बार बार मैप देखा, और कौन कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। मैं ढूंढ रहा था दोस्तों को कि कोई चलेगा साथ में, उनसे बात किया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला अब चलो अपन ही चलते हैं, सोलो अकेले निकल जाते हैं। अब लोग डरा रहे थे, मैं बोला अब डरना क्या है, ऊपर अल्लाह ताला है और अपन नीचे बंदे हैं अल्लाह ताला के, तो निकल चलो, क्या डरने का है उसमें। इस तरह से ये जर्नी शुरू हो गई। ट्रैफिक लग रहा है ये तो। अभी सब जगह पे चलते चलते कई जगह पे ट्रैफिक मिलता है, कई जगह पे मौसम का प्रॉब्लम है, कहीं ठंडी है तो कहीं गर्मी है, कभी बारिश आ जाता है। तो हर तरह का मौसम का सामना भी करना पड़ता है आदमी को। एक बार आदमी शुरुआत कर दिया तो फिर उसमें पीछे नहीं हटता है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी आ जाती है कि आदमी को लगता है बस इधर तक ही रुक जाना चाहिए, जो तकलीफ़ें आती है उसमें। लेकिन फिर कुछ ऐसा भी आता है, मंजर देख के आदमी को फिर से एक टॉनिक मिल जाती है कि भाई नहीं चलो अब तो चलते हैं, और इससे नेपाल क्या, नेपाल से आगे निकल जाएंगे। ऐसा भी लगता है, कभी ऐसा भी लगा मुझे। अब रात हो गई है, मैं यूपी पहुंच चुका हूँ, यूपी में एंट्री हो चुकी है मेरी। मतलब यूपी से भी मैं एमपी से यूपी में आकर 200-250 किलोमीटर मुझे हो चुका है, 200-300 किलोमीटर। अब मैं सुबह 6 बजे से निकला था तो अब रात हो चुकी है, 12-13 घंटे से ऊपर मैं चला चुका हूँ बाइक। अब मुझे बहुत थकान सी हो रही है। मुझे पहली फुर्सत में होटल देख के स्टे करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं होटल देख रहा हूँ। बस जैसे 1-2 किलोमीटर पे जा भी, 5 किलोमीटर पे जा भी मिल जाएंगी, वहाँ उस होटल पे रुकना है मुझे।
दोस्तों ये इस होटल पे मैं रात में रुका था। ये लगभग कानपुर के आसपास में ये होटल है। इस होटल का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया मुझे। अभी कोई अपने राइडर भाई आते हैं या कोई फैमिली आती है तो देख दिखा के रुकना, ये जगह मुझे रुकने के लिए सही नहीं लगी। क्यों तो मुझे एसी बताया, रात में एसी बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बस ऐसा लग रहा है एक डिब्बा रखा हुआ है। फिर मैं अंदर रूम में लॉक करके बैठा था और नहाने के लिए बाथरूम में जा रहा हूँ। फिर आके दरवाज़ा खोल दिया। मैं तो मुझे एकदम हैरत हो गई कि भाई दरवाज़ा तो लॉक किया, फिर इसने दरवाज़ा कैसे खोल दिया। मतलब दरवाजे और खिड़की लॉक ही नहीं होते थे वो। बाद में वो मुझे समझ में आया और मैं इतना थका हुआ था तो मैं कैसे तो भी रात निकाल लिया। लेकिन आने वाले लोगों के लिए बोलता हूँ कि ये होटल मुझे सेफ नहीं लगा। और ये रास्ते में मुझे ये एक बाइक पे मेरे आजू बाजू चल रहा था बहुत देर से। फिर वो मुझसे पूछ ही लिया कहाँ जा रहे, तो मैं बताया उनको कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। वो भी नेपाल बॉर्डर जा रहा था लड़का। चलो वो एक साथी मिल गया, बोले मेरे साथ चलो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। फिर हमने रास्ते में चाय वगैरह पिए। बाद में उसने बताया कि वो एक फोटोग्राफर है, कोई भोजपुरी फिल्मों का फोटोग्राफर था वो। फिर हम लोग का भी अच्छा दोस्ती जम गया। फिर उसने मुझे बॉर्डर पे भी कुछ हेल्प किया, जो कि थोड़ा बहुत अपने इंडियन पुलिस जो थे उनके तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, तो उसने सेटल करके दिया मुझे वहाँ पर। तो थोड़ा हेल्पफुल होगा मेरे लिए वो। और अब हमारे पहचान भी होगा अच्छे से। ऐसा कोई ना कोई मिल जाता है सफ़र में। आदमी अकेला निकलता है लेकिन कोई ना कोई मिलते चलता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं नेपाल में एंटर हो चुका हूँ। ये नेपाल है और मैं नेपाल बॉर्डर से घुसा तो थोड़ा सा मुझे अंदर एंट्री करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया अपना इंडियन पुलिस और इंडियन कस्टम के थ्रू। तो मैं उनको मिला नेपाल के कस्टम से और उनकी पुलिस से, तो वो बोले हम तो वेलकम कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी कस्टम और पुलिस नहीं मान रहे। कुछ नहीं, मेरा तो गाड़ी नवा था और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, लेकिन सब वो ऑनलाइन दिख रहे थे। मेरा नया गाड़ी था तो पेपर 40 दिन के बाद आते, बाकी सब ऑनलाइन दिख रहा था। वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर वो मुझे जो रास्ते में जो एक दोस्त बन गया था मेरा, उन्होंने थोड़ा बहुत मिलके कुछ अपना इंडियन स्टाइल में थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट करके फिर उन्होंने परवानगी दी मुझे अंदर आने के लिए। और अभी ये जो मेरा कैमरा है मैं बाइक पे लगाया हुआ है, हैंडल के ऊपर फिट किया हुआ है। और मुझे इतना कुछ बहुत ज़्यादा शूटिंग का आइडिया नहीं था। मतलब है, शौक बहुत है मुझे, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था। और ये फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी को कैमरा लगा के निकला हूँ, तो मुझे इतना डिटेल में नहीं लिया मैंने जितना लेना चाहिए था। अब मुझे जाके समझ रहा है कि मैंने और भी इसके डिटेल में जाना चाहिए था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी नेपाल के नज़ारे देखो शुरू हो गए थोड़े। नेपाल का पहला पहाड़ नज़र आना शुरू हो गया होगा, आपको मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये मुझे अचानक ये क्या शौक़ पैदा होगा। मैं 25-30 साल पहले मुझे ये शौक था राइडिंग का काफ़ी। मैं मतलब 100-200-300 किलोमीटर ऐसा कहीं चले जाता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के बाहर कहीं जाऊंगा राइडिंग करके। उसकी वजह एक ही है भाई, क्या मैं बैठे बैठे अपना घर पे बैठे बैठे यूट्यूब देख रहा था, तो पाकिस्तान के एक राइडर है बहुत बड़े, अबरार अहमद भाई साहब, मैंने उनका ब्लॉग देखा। तो वो ब्लॉग देखा, फिर उसके बाद उनके तो बहुत सारे ब्लॉग है, ब्लॉग पे ब्लॉग देखता गया मैं। तो अचानक से ऐसा समझ लो ना, एक रात में मुझे शौक पैदा होगा। एक ही रात में शौक डबल से मेरा जो था काम धंधे की वजह से मेरा शौक टूट गया था। लेकिन अबरार अहमद भाई साहब को मैं मिला, अब मिलना चाहूँगा कभी तो भी लाइफ में। ये शौक पैदा उनकी वजह से हो गया है, तो एक बार मैं तो मिलना सोचूंगा कभी। तो जैसे वो आए थे इंडिया में, इंडिया वालों ने उनको वीज़ा दिए, वैसा हमको भी कभी पाकिस्तान वालों ने वीज़ा देना चाहिए। तो हम भी बाइक पे चले जाएंगे कभी इंशाल्लाह। अगर वो कोशिश करेंगे तो अबरार भाई को मैं मिलूंगा ज़रूर। इतना दिखता है ना, तो चालू होगा ना तो पूरा बहुत बड़ा दिखता है। टीवी बड़ा है, टीवी में दिखता है, टीवी से भी बड़ा दिखता है। इंडिया बॉर्डर से पोखरा लगभग 190 किलोमीटर है, लेकिन इसको टाइम लगता है 8 से 10 घंटे या 9 घंटे ऐसा लग जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से पूरा पहाड़ी रास्ता है, सब पहाड़ों के बीच में से रास्ता है, और ऊपर नीचे। और मैं तो एक जगह पे गिना 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 15 मोड़ है। आप राइट लेफ्ट 1 किलोमीटर में 15 है, तो आप सोचो 190 किलोमीटर में कितने मोड़ होंगे। इतने नज़ारे बहुत खूबसूरत है। लेकिन नज़ारे ये मैं यही देखने के लिए आया था, ये घाटी मुझे देखना था
मैं पोखरा पहले जा चुका हूँ प्लेन से, लेकिन मुझे वहाँ पर किसी ने बाद में बोला था कि भाई पोखरा जाना है ना तो आप ऐसे जाओ, तो आपको ये जो घाट का जो आपको नेचर का अगर शौक है तो फिर इसके लिए मैं बाय रोड आया और मुझे ये जगह मैंने चुना और एक नंबर जगह है, मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल उससे भी बढ़ के है भाई, बहुत खूबसूरत है और बहुत नेचर है। इस रास्ते के बारे में मैं एक जगह चाय पीने के लिए रुका था इस घाट में, तो एक नेपाली आदमी ने मुझे बताया कि भाई ये रास्ता जो है बारिशों में बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, और मैं भी जा रहा था बारिशों में ही, लेकिन बारिश जस्ट स्टार्ट हो रही थी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी मिली, जैसी बारिश गिरती है यहाँ वैसी बारिश नहीं थी, थोड़ी थोड़ी मिली मुझे। तो यहाँ पर बारिश से अगर कुछ पत्थर वगैरह गिरना चालू होते हैं तो कभी कभी एक एक दो दिन भी रोड बंद हो जाता है। और उसने ऐसे बताया कि ये जो डेंजरस रास्तों में से एक ये रास्ता है नेपाल का, तो मैं थोड़ा और सावध हो गया भाई। लेकिन मैं जब गया आराम से गया, शांति से गया और शांति से वापस इंडिया के अंदर बॉर्डर में आ गया, तो मेरे को एक लगा चलो भाई एक और डेंजर रास्ते से, ऐसे भी लाइफ में बहुत डेंजर रास्तों से गुजरे हैं, यहाँ से भी गुजर गए। ये रोड जितना खूबसूरत है भाई थोड़ा उतना डेंजर भी है, अगर आपने सावधगिरी नहीं ये की तो उसके टर्न और ऊपर से आने वाले जो पत्थर है वो, ये दोनों चीजें डेंजरस भी बहुत है। यहाँ पे काफी लोग मर भी चुके हैं, तो ये दोनों भी चीज को आप साथ में रख के चलना, कभी भी एक बात ध्यान में रखो। और एक चलते चलते ये एक महसूस हुआ यहाँ पर कि भाई हर पहाड़ पे एक बस्ती है, एक छोटा सा गांव जैसा है, कुछ घर है, लेकिन ऐसा लगता है एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है, एक पहाड़ पे अलग से एक दुनिया बसी हुई है। और वो देख के मुझे तो बहुत अच्छा और सुकून भी मिला, मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी वही पहाड़ों पे जाके बस जाऊँ कभी लाइफ में, इंशाल्लाह ऐसा टाइम मिला मुझे तो जरूर जाऊंगा मैं वापिस डबल। अब यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के करीब रह गया था, तो मैं यहाँ रुका, मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, जो चाय भी पीनी थी तो मैं यहाँ रुका। लोग यही बोल रहे थे बहुत डेंजर जगह चले गया, बहुत ऐसा हो गया, बहुत वैसा हो गया। तो मेरे भाई देखो मैं तो 2000 किलोमीटर लगभग पहुँच गया, तो लोगों का आप सुनोगे तो कहीं भी नहीं पहुँचोगे, 10 किलोमीटर पे भी नहीं पहुँचेंगे। लोग तो बेवजह का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसके लिए काका जी ने बहुत 1970 में ही बोल गए थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो इस बात को बहुत पक्के से गांठ मार लो, और ये बात एकदम सही है जो काका जी ने बोले, इस बात पे चलो, लोगों का मत सुनो, अपने दिल का करो और चलते चलो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब मैं पोखरा पहुंच चुका हूँ। मैं एक होटल जानता था जहाँ पहले मैं स्टे कर चुका हूँ, तो मैं वहाँ गया। पहले मुझे रास्ते में वो अचानक से दिख गई होटल के, भाई हाँ ये होटल है। तो मैं वहाँ गया और उनसे पूछा, तो वहाँ रेट काफ़ी, वो लोग ने बहुत रेट बढ़ा दिए, बहुत हाई रेट कर दिए। तो वही एक मैनेजर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप, होटल सरोवर है यही बाजू में, और मैं फिर यहाँ से निकला होटल सरोवर ढूंढने के लिए, और वो मुझे होटल मिल गया और मैंने वहाँ चेक इन कर लिया। तो मैं जिस होटल में रुका था, आइए अब आपको मैं इस होटल के नज़ारे दिखाता हूँ। तो हम कल पहुँच गए थे पोखरा सिटी में। ये हमारा होटल है, मेरे को देखना पड़ेगा, होटल सरोवर एकदम झील के किनारे पे है। व्यू देखो आप कितना अच्छा है। हम हर जगह पे व्यू देख के रुकते भाई। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कोई झील पे, यहाँ बोट वगैरह चलती है,
वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाते कि वहाँ कैसा है। ये होटल का टेरेस रेस्टोरेंट है, ये भी रेस्टोरेंट का एरिया है ऊपर। आगे देखिए ऊपर से कैसा नज़र आता है, नज़ारा देखिए, सिर्फ दिल खुश हो जाएगा आपका। वेलकम टू पोखरा। व्यूज़ देखिए और व्यूज़ का एंजॉय करिए। नासिक से पोखरा नेपाल तक मैं पहुंच गया। आपको कैसा लगा ये? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। आप पहला वीडियो आपने बहुत उसको प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए। खुदा हाफिज।